हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रहरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के विज्ञान के जो मैं बायोलॉजी पार्ट पढ़ा रही थी, ये आज इसका लास्ट वीडियो होगा। देखिए, इस बुक की ये खासियत है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो आप ये सीरीज को अवश्य देख कर जाएँ, आपको निश्चय इससे लाभ होगा। देखिए क्या है, मान लीजिए आपने बायोलॉजी पढ़ लिया है, ये अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो मैं सीरीज चला रही थी आई दृष्टि के सीरीज में, मैंने बायोलॉजी पार्ट और मैंने इकोनॉमिक्स खत्म कर दिया है। देखिए, इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट के लिए बहुत टफ है, तो इसीलिए मैंने इकोनॉमिक सब्जेक्ट में पहले लेकर आई, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में थोड़ा टाइम है। तो आप वो सीरीज को कम से कम 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो जाकर देख सकते हैं। मैंने इकोनॉमिक्स के लेक्चर अपलोड सब कर दिए हैं। ठीक है, देखिए आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें अभी हमने क्या क्या खत्म कर लिया है। देखिए, मैं पढ़ा रही थी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का सामान्य परिचय बता दिया था, वर्ग की, कोशिका, आनुवांशिकता, जैव उर्वरक, कंकाल व मांसपेशी तंत्र, पाचन तंत्र, पोषण एवं विटामिन, स्वतंत्र तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, जनन एवं भ्रूणी विकास और पादप या प्लांट और प्रमुख रोग। ठीक है, देखिए प्रमुख रोग में का लेक्चर मैंने एक पढ़ा दिया है। ठीक है, एक लेक्चर मैंने पार्ट 1 करा दिया है, जिसमें आज मेरा लेक्चर रहेगा पार्ट 2 एंड इसका बायोलॉजी का लास्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है, ओके। देखिए, मैंने बोला है कि कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको जरूर देख कर जाएंगे। ठीक है, आप जब देख के जाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि इस बुक से ही आपको कितने क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, आप खुद बताएंगे कितने क्वेश्चन इससे मिले हुए हैं। और जब आप पढ़ेंगे तो मान लीजिए आपने कोई पढ़ भी लिया है तो उसको रिवीजन के तौर पर जरूर देख लीजिएगा, एक क्विक रिवीजन। देखिए, टोटल मैंने इसके लेक्चर 13 से 14 लेक्चर आएंगे। ठीक है, तो आप मैंने बहुत छोटे छोटे लेक्चर हैं, मतलब कि 1 घंटे से कम लेक्चर मैंने बनाए हैं। तो अगर आप इसको 1.5 में स्पीड करके अगर देखते हैं तो आपका जो ये 8 से 9 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा पूरी बायोलॉजी। उसी तरीके से मैंने इकोनॉमिक्स का भी मैंने किया है। ठीक है, 14 से 15 लेक्चर मेरे बने हुए हैं, उसमें भी आप 1.5 में देखेंगे तो आपका भी 8 से 9 घंटे में सारी इकोनॉमिक्स आपकी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन से। ठीक है, तो जब आप ये सोचते हैं कि मुझे ये बनना है, मान लीजिए आपको बनना ऑफिसर, तो आप वैसे अपने आप को इमेजिन करिए और वैसे ही आप क्या करेंगे, जब इमेजिन करेंगे तो आप अपने आप को ऐसे फील करने लगेंगे। तो जब ये फील करने करेंगे तो आपको अंदर से ऑटोमेटिक आपको मोटिवेशन मिलता आएगा। ठीक है, जब इस मोटिवेशन के साथ आप तैयारी करेंगे या इस सोच के साथ तैयारी करेंगे तो जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका जो ध्यान रहेगा एक जगह रहेगा, यानी एकाग्रता बहुत जरूरी है। जब एकाग्र होकर जो भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपको एक बार में ही याद हो जाएगा और बहुत ही लंबे समय तक आपके माइंड में बना रहेगा। ठीक है, तो जो भी आप देखिए, आपको तैयारी कर रहे हैं तो आप देखते होंगे कि आप मूवी देखते हैं तो कब 2 घंटे बीत जाते हैं आपको पता भी नहीं चल पाता है। ठीक है, और आपसे कोई स्टोरी पूछ लिया जाए और उससे डायलॉग के गाना पूछ लिया जाए तो आप उसको तुरंत बता दीजिए, तो तुरंत बता देते हैं। ठीक है, तो आप उसी तरीके से क्या करा करिए, तो इसी तरीके से आप सब्जेक्ट भी पढ़ा करिए। मान लो आपने 2 घंटे पढ़े, 2 घंटे आपने पढ़ा तो उसमें उसको एकदम एकाग्र होकर पढ़िए। ये नहीं कि उसमें आपने फ़ोन भी स्टार्ट कर दिया, फ़ोन भी चला लिया, फ़ोन में आपने क्या रील देख लिया या आपने इंस्टा भी चला लिया। तो थोड़ा सा सोशल लाइफ से थोड़ा दूर रहिए आप थोड़ा सा, क्योंकि कब कितना टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चल पाता है। मान लीजिए आपने रील देखना स्टार्ट किया, कब आपका 1 घंटा बीत जाएगा आपको नहीं पता चल पाएगा, लेकिन हाँ तब पता चल पाएगा जब आपके पास टाइम की कमी हो जाएगी। तो प्लीज़ अभी भी आपके पास टाइम है, एग्जाम में अभी भी समय है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर आज से भी तैयारी करना चाहे तो वो आज से भी कर सकता है और उसको ज़रूर सफलता मिल जाएंगी 100%। लेकिन हाँ, अपने आप को खर्च करना पड़ेगा, पूरा 100% देना पड़ेगा। तो जो मेरा कोटेशन है आज इसी की बेस्ड पे है। क्या है, देखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि पंख हो तो आप उड़ ही सको, नहीं। ठीक है, आपके लिए उड़ने के लिए क्या होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। ठीक है, और मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों के प्रति, सपनों मतलब ड्रीम, जो जिस बनना है उसके लिए लॉयल्टी होती है, उसके लिए एकदम जुझारू होती है, उसको पाने के लिए एकदम बेचैन होते हैं, उन्हीं को सफलता मिलती है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से।
देखिए आज का टॉपिक है वंशागति रोग मीन्स जेनेटिक डिसीज। देखिए जेनेटिक डिसीज से मतलब है कि इसमें कि क्या होता है, अगर हमारे किसी फैमिली में वो रोग है और वो रोग फिर जा करके अगली पीढ़ी, मतलब कि मान लीजिए फैमिली में मान लीजिए आपके दादा का कोई भी डिसीज है, फिर वो आपको भी होने की 50% चांसेस हैं। तो ये जो इसको बोलते हैं, ये डिसीज को ये बोलते हैं जेनेटिक डिसीज बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी फैमिली में किसी को टीबी है या कैंसर है, तो आपको भी 50% होने की चांसेस हैं। तो अगर मान लो आपको हो जाते हैं तो आपको रोग कहाँ से मिला है, वो आपको पे दादा से रोग मिला है। मीन्स क्या है, वो रोग आपको जीन के थ्रू आप में आ गया, यानी जेनेटिक डिसीज है। ठीक है, देखिए क्या पढ़ते हैं, इसका परिभाषा क्या है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने वाले रोग क्या है, ये जेनेटिक डिसीज इनको बोलते हैं। इनका कारण क्या है, डिफेक्टेड जीन। क्या कारण है इसका, डिफेक्टेड जीन। ठीक है, देखिए वंशागति डिसीज से जरूर एक के नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी 2 से 3 नंबर के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और देखिए रोग के बारे में मैंने पहले एक लेक्चर ले चुके हैं। ठीक है, ये आज इसका सेकंड लेक्चर है। ठीक है, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा पहले वाला, तो आप जाके वो वीडियो का लेक्चर देख लीजिएगा। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ठीक है, ओके। तो आप समझ गए कि वंशागति रोग किसे कहते हैं, मतलब कि वे रोग जिसे हमें अपनी फैमिली से मिलते हैं। ठीक है, जिसे जो रोग हमें अपने फैमिली से मिलते हैं उसको बोलते हैं जेनेटिक डिसीज। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से जेनेटिक डिसीज है या रोग है। देखिए क्या है, ये किस कारण होते हैं, आइए देखते हैं क्या है। गुणसूत्र संख्या की त्रुटियों, एरर्स ऑफ क्रोमोसोम से, ये जेनेटिक डिसऑर्डर से। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर से। अब देखते हैं क्या क्या है। अगर गुणसूत्र संख्या की त्रुटियों में से कोई रोग होता है तो कौन कौन से होते हैं। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जेनेटिक डिसीज के रोग 1 नंबर के जरूर पूछ लिया जाता है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये लेक्चर देखिएगा। ठीक है, ओके। देखिए क्या है, देखिए इसमें कौन कौन से हैं जो एरर्स ऑफ क्रोमोसोम से हमारे जो रोग होते हैं। डाउन सिंड्रोम कई बार पूछा गया है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्या है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं। इसमें क्या होते हैं कि देखिए आपकी नॉर्मली गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है बताइए, 46 होते हैं। तो कभी क्या हो जाएगा, 46 से ज़्यादा हो जाएगा या 46 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये सब ऐसे होंगे तब इसमें ये डिसीज आ जाएंगे। ठीक है, ओके। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जेनेटिक डिसऑर्डर से क्या क्या होते हैं, रंजकहीनता या एल्बिनिज्म, एलकैप्टोन्यूरिया, फेनिलकीटोन्यूरिया या RH फैक्टर। देखिए RH फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में जरूर रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं अब क्या है नेक्स्ट। देखिए क्या है, आइए देखते हैं क्या है। फेनिल कीटोन में है या फेनिल कीटोन्यूरिया रोग। क्या बोलते हैं, फेनिल कीटोन्यूरिया रोग। देखिए इसका PKU बोलते हैं। PKU क्या बोलते हैं, P फॉर फेनिल, K फॉर कीटोन, U फॉर यूरिया, फेनिल कीटोन्यूरिया, PKU। इसका जो प्रभाव है, क्या है प्रभाव, मूत्र में, यूरिन में फेनिल पैरुविक अम्ल आना। क्या आते हैं यूरिन में, फेनिल पैरुविक अम्ल आना। तंत्रिका ऊतक में फेनिल एलिनिन के जमाव से, देखिए तंत्रिका ऊतक में यानी कि नर्वस टिश्यू में क्या होते हैं, फेनिल एलिनिन का जमाव होने से जो बच्चों में क्या हो जाते हैं, अल्पबुद्धिता या मानसिक जड़ता आ जाती है। ठीक है, और क्या है इसके फेनिल एलिनिन के प्रभाव। देखिए जो फेनिल एलिनिन क्या होते हैं हमारे ब्लड में, फेनिल एलिनिन जो होते हैं इसको आमतौर पर चेंज कर दिया जाता है, टायरोसिन अमीनो एसिड में चेंज कर दिया जाता है। ये किसकी उपस्थिति से होता है, ये होता है फेनिल एलिनिन हाइड्रोक्सीलेज। क्या होते हैं, फेनिल एलिनिन हाइड्रोक्सीलेज की वजह से हो जाता है। लेकिन क्या हो जाते हैं, जब फेनिल एलिनिन हाइड्रोक्सीलेज की जब कमी हो जाएगी, ये हमारे इसकी कमी हो जाएगी, तब ये इसमें चेंज नहीं कर पाएगा। तो क्या हो जाएगा, तब ये फेनिल एलिनिन ब्लड में ही हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड में क्या हो जाएगा, इसकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ब्लड में स्टोर हो जाएगा और उसकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या पढ़ते हैं, देखिए क्या है। फेनिल एलिनिन को टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम फेनिल एलिनिन हाइड्रोक्सीलेज की कमी और क्या होता है, रुधिर में फेनिल एलिनिन की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट। देखिए मैं कई बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जो मेरा मोटो है कि आपको यहीं पर ही 100% आपको याद करा देना है। ठीक है, 100% आपको यहीं पे याद करा देना है। ठीक है, ओके। इसीलिए मैं कई बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि क्या होता है बार बार वो चीज़ सुनने से और सामने आने से लंबे समय तक हमारे माइंड में आसानी से बैठ जाता है। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या है, हीमोफीलिया। क्या होते हैं, हीमोफीलिया नेक्स्ट देखते हैं डिसीज। इसका जो अन्य नाम क्या है, अधिरक्तस्राव। क्या है, अधिरक्तस्राव। ब्लीडर डिसीज क्या बोलते हैं इसको, रक्तस्रावण रोग। और शाही रोग, रॉयल डिसीज। क्यों इसको रॉयल डिसीज बोलते हैं, क्योंकि ये महारानी विक्टोरिया को हो गया था। प्रथम ज्ञात रोगी कौन है, महारानी विक्टोरिया।
प्रकार है क्या है, लिंग। संलग्न वंशानुगत रोग क्या है, लिंग संलग्न वंशानुगत रोग। रोग वाहक क्या है, देखिए रोग वाहक क्या है, देखिए क्या है रोग वाहक। कैरियर, कैरियर कौन होती है, स्त्रियां। कैरियर जो होती हैं यानी कि कौन एक से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं उसको बोलते हैं कैरियर। तो वो कैरियर कौन है, वुमेन है, ठीक है। जबकि रोग पुरुष को, जबकि रोग किसको होता है, पुरुष को, ठीक है। रोग होता है पुरुष को। इसका जो प्रभाव होता है, रुधिर में थक्का नहीं जमता, ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है, आपको चोट लगने पे आपने देखा होगा कि खून कभी आ गया तो थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाएगा। लेकिन जब आपको हीमोफीलिया रोग हो जाएगा तो आपको अगर चोट लग जाएगी तो वो रोग तो वो रक्त जो होगा, रोग नहीं, जो वो रक्त हो जाए, जो रक्त होगा वो जमेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको कौन सा रोग है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता और लगातार खून बहता रहता है। इस रोग में रोगी की मृत्यु तक हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, लगातार खून बहने से रोगी के शरीर में क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। समझ में आया। हीमोफीलिया रोग को क्या क्या बोलते हैं, रॉयल डिसीज या ब्लीडर डिसीज। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखिए क्या है, मस्कुलर डायस्ट्रोफी। क्या है, मस्कुलर डायस्ट्रोफी। पेशी दुष्पोषण क्या है, पेशी दुष्पोषण क्या है, अनवरत प्रसार पीढ़ी दर पीढ़ी का रोग क्या है, अनवरत प्रसार पीढ़ी दर पीढ़ी रोग का है। आनुवंशिक रोग क्या है, एक्स गुणसूत्र से संलग्न क्या है, आनुवंशिक रोग एक्स गुणसूत्र से संलग्न है। इसका कारण क्या है, एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जीन का निष्पीड़न क्या है, एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जीन का निष्पीड़न, ठीक है। इसका जो प्रभाव है क्या है, मांसपेशियां कमजोर, क्या है प्रभाव, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं इससे, ठीक है। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वर्धानता कई बार इंपॉर्टेंट है, कलर ब्लाइंडनेस इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसको जिस व्यक्ति को होता है वो लाल और यानी कि रेड एंड ग्रीन का वो देख नहीं पाता है, ठीक है। ग्रीन और रेड और ग्रीन को वो देख नहीं पाता है या उसे अच्छे से समझ नहीं पाता है, ठीक है। ओके, इसका नाम क्या है, लाल हरा अंधापन, क्या बोलते हैं, लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म, क्या बोलते हैं, या डेल्टोनिज्म। ये जो प्रकार है भी क्या है, अप्रबल एक्स संलग्न वंशानुगति रोग। मैंने बताया हमेशा किसमें पाया जाता है, एक्स संलग्न वंशानुगति रोग। इसमें भी रोग वाहक कौन होती है, वुमेन होती है, कौन है, महिला होती है, ठीक है। रिसीव एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसीज, क्या है, रिसीव एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसीज। जो इसमें रोग वाहक होती है स्त्रियां होती हैं, यानी कि जेनेटिक कैरियर जो होती हैं वो स्त्रियां होती हैं, लेकिन जो रोगग्रस्त होते हैं वो कौन है, वो पुरुष होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है प्रभाव, इसमें लाल और हरा रंग को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं, लाल और हरा रंग पहचान नहीं पाते हैं, उसे ही बोलते कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, विभिन्न परिस्थितियों में वर्धानता की वंशागति, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको कब वर्धानता या की शिकायत हो सकती है। देखिए क्या क्या है, देखिए कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन हमारा देखिए क्या है, पहली कंडीशन क्या है, देखिए समान महिला, यानी समान महिला का विवाह वर्धांत पुरुष से अगर हो जाता है। देखिए आप महिला का आप जानते ही होंगे, क्रोमोसोम XX होता है और पुरुष का होता है, क्या होता है, XY, पुरुष का क्या होता है, XY, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, सामान्य महिला, क्या बोल रही है, सामान्य महिला और वर्धांत पुरुष है। देखिए तो पुरुष का हमारा देखिए आप क्या है, पुरुष का हमारा क्या है, तो पुरुष हमारा XY होता है, ठीक है, और महिला हमारी समान है। तो जब हम इसका संक्रमण कराएंगे या क्रॉस कराएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा वाहक है, एक्स संलग्न है, यानी इससे डिसीज होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, XCX, ठीक है, XCX, यानी कि इसमें अगर ये आ गया है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, वाहक हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगे, वाहक। फिर हमें क्या क्रॉस कराना होता है, इस पे, यानी तब क्या आ जाएगा, XC और X, ये भी हमारी क्या आ जाएंगी, वाहक हो जाएंगी। अब देखिए Y से कराएं तो XY पुरुष हो गया, ये पुत्र होगा, ठीक है। फिर क्या कराइए, फिर इस पे कराइए, अब क्या हो जाएगा, XY। देखिए ऐसे होते हैं, बनते हैं। देखिए जो लोग साइंस पढ़ते होंगे उनको ये आसानी होगी याद करने में, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने साइंस नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो इसमें आपने क्या देखा है, जितनी भी हमारी क्या हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनको ये डिसीज हो गई है, यानी कि ये सभी पुत्रियां जो हैं ये कैरियर हो गई हैं, ठीक है। और जो पुत्र हुए हैं ये सामान्य, पुत्र क्या हुए हैं, सामान्य हुए हैं, ठीक है। पुत्र क्या हुए, सामान्य हुए हैं। देखिए क्या है, देखिए जब क्या करते हैं, इसको कैसे क्लास कराते हैं, जैसे आपने देख लिया वर्धान पुरुष का ये हो गया, एक संलग्न मतलब इसमें हमने कैरियर कर दिया, और महिला सामान्य ये है। तो हमारा XC से इस पे आप क्रॉस कराइए तो हमारे नीचे क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखा है, X ये लिखा, फिर इसकी हम क्लास इस पे कराते हैं, ये वाले X पे कराते हैं, तुम्हारा क्या है XC और X। फिर इसी तरीके से हम Y को पहले वाले X में कराएंगे तो पहले हम X लिखते हैं, फिर Y लिखेंगे तो इससे पुरुष होगा। फिर हम इससे क्रॉस कराएंगे तो हमारा XY। तो इसमें देखिए कोई भी C नहीं लगा, यहाँ पे जो XC है ये कैरियर है, यहाँ पे नहीं लगा, तो ये पुत्र है, तो पुत्र में कोई भी डिसीज नहीं है। और पुत्रियाँ यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ये डिसीज है, इनको सारी पुत्रियों की डिसीज है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें, देखिए अगर वाहक महिला है, अगर महिला को अगर क्या है, हीमोफीलिया रोग वो वर्धानता है, उसका विवाह हो जा रहा है सामान्य पुरुष से, देखिए क्या बनता है, ठीक है। देखिए क्या बनता है, देखिए आपने देखा होगा, दिख रहा होगा, इससे किया, एक ये बना, ये कैरियर हो गया। ये देखिए XY पुत्र होता है, XY पुत्र होता है, ये भी कैरियर हो गया। फिर देखिए पुत्री है, एक पुत्री बच गई है, एक पुत्र भी बच गया है। तो आप लोगों ने क्या देखा था कि हमारे एक लड़की और एक लड़का, हाँ ये इन्फेक्टेड है, यानी कैरियर है, और हमारे ये सामान्य है। यानी कहने का मतलब ये है कि पुत्र जो
यानी कि सन 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 जो होगा, मान लीजिए आपके 2 बेटे हुए तो एक बेटा आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एक बेटा वर्धांत हो जाएगा, एक बेटे में रोग हो जाएगा। यानी मान लीजिए 50% आपको क्या मिला, वर्धांत मिला, और 50% आपको क्या मिला, सामान्य मिला। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें पुत्रियां की या बेटियां की या गर्ल्स की कह लो, तो मान लो कि 2 बेटियां हुई तो उनमें से एक बेटी को वर्धांत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वाहक होंगी, पुत्रियां वाहक होती हैं। ठीक है, और वही हमारी दूसरी पुत्रियां जो होंगी वो समान होगी। ठीक है, ओके। अब आइए निश्चित देखते हैं, देखिए क्या है, 50% वर्धांत तथा 50% समान होंगे, ये पुत्र की बात कर रहे हैं। और पुत्रियों की बात करें तो 50% वाहक तथा 50% समान होंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वाहक महिला यानी कि दोनों वाहक क्या हो, वाहक महिला भी हो और वर्धांत पुरुष हो, इन दोनों का अगर शादी हो जाती है तो बच्चे कैसे होंगे, आइए हम लोग देखते हैं। आप देखते होंगे ऐसे क्रॉस कराएं तो हमें क्या मिला हमें बताइए, हमें क्या मिला कि जो पुत्रियां हैं ये क्या है, हमारी पुत्रियां हैं ये क्या है वर्धांत है। ठीक है, पुत्र भी हमारे क्या है, वर्धांत हैं। और हम देख रहे हैं और क्या है, और एक देखिए अगर हमारा ये केवल मतलब हो जाएगा केवल ये, तो इसका मतलब हो जाएगा वाहक, यानी कैरियर की बातें कर रहे हैं। और अगर दोनों लग जाएगा तो ये कि उसको कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए एक लगा हुआ तो ये वाहक है, पुत्री होगी लेकिन वाहक होगी, कैरियर होगी, ये हमारे पुत्र क्या होगा, समान होगा। तो इसमें क्या निकलता है रिजल्ट, आइए देखते हैं क्या निकलता है। हम देखिए 50% वर्धांत तथा 50% सामान्य पुत्र होंगे। ठीक है, अगर पुत्रियों की बात करें तो 50% वर्धांत तथा 50% वाहक पुत्रियां होंगी। ठीक है, अब देखिए 4th केस और क्या है, देखिए क्या है इसमें, क्या है वर्धांत महिला के, नहीं कि उसको क्या है कैरियर नहीं, वहां पे हम लोगों ने देखा था जो महिला थी वो वाहक थी यानी कैरियर थी, लेकिन इस महिला को डिसीज हुआ है। ठीक है, कब विवाह समान अगर पुरुष से हो जाते हैं तो उसके बच्चे कैसे होंगे, आइए हम देखते हैं। देखिए वर्धांत का ये होता है डबल, दोनों में हमारे सी लगा होता है, कैरियर लगा होता है। तो हमारी जो बेटी होंगी तो क्या हो जाएंगी हमारी बेटी क्या है, ये वाहक है, ये पुत्र है। पुत्र हमारा जब ऐसे होता है तो ये पुत्र में अगर होता है तो ये पुत्र क्योंकि वाहक नहीं होते, ये इनको डिसीज होती वर्धांत, तो ये क्या हो गया, इनको डिसीज हो गया। अब इसकी हम बात करें, ये भी क्या है, इनको क्या है, वाहक है। ठीक है, इनकी और इसको पुत्र क्या है, डिसीज है। यानी कहने का मतलब ये है कि सभी पुत्र वर्धांत हैं, क्या है, सभी पुत्र वर्धांत हैं और सभी पुत्रियां वाहक हैं। क्योंकि अगर पुत्रियों में भी वर्धांतता होती तो हमारा ऐसे सिग्नल जरूर होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये पुत्रियां हो गई, ये पुत्रियां हो गई, ये केवल कैरियर है, वाहक है। यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में उनके बच्चों को डिसीज हो सकती है। ठीक है, होगी, अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, उनके बच्चों को डिसीज होगी, ये बच्चों मतलब बेटा या बेटी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अल्कैप्टोन्यूरिया, क्या है अल्कैप्टोन्यूरिया। देखिए इसमें क्या होते हैं, यूरिन में जो होती है, यूरिन में होमोजेंटिसिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। क्या होते हैं, यूरिन में होमोजेंटिसिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। और क्या होते हैं, जोड़ों में गठिया रहती है, क्या रहती है, जोड़ों में गठिया आ जाती है। ठीक है, देखिए इसका जो कारण है, इसका कारण क्या है, क्योंकि क्या कारण है, जो होमोजेंटिसिक अम्ल का ये विखंडन नहीं होता है। जब होमोजेंटिसिक अम्ल का जो विखंडन नहीं होगा तो जो यूरिन में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, यूरिन में इसकी मात्रा, मूत्र में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, और फिर जब बढ़ जाएगी तो उत्सर्जन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारे जोड़ों में दर्द होगा। ठीक है, और देखिए क्या है, होमोजेंटिसिक डाईऑक्सीनेज एंजाइम की कमी हो जाती है। ठीक है, इसके जब ये डिसीज हो जाता है तो होमोजेंटिसिक डाईऑक्सीजनेट जो एंजाइम है जो इसको कन्वर्ट करने वाला, वो उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसकी मात्रा यूरिन में बढ़ जाती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे थैलेसीमिया। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, जो हीमोग्लोबिन जो बनने का जहाँ से बनता है वो उसका अभाव होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं होता है या हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होता है। देखिए इस डिसीज में बच्चों की आयु ज़्यादा लंबे वर्ष तक नहीं रहती है। बहुत खींच लिया, क्योंकि इसमें आपको हर महीने या हर 15 दिन में आपको ब्लड चढ़वाना पड़ता है बच्चों को अपने। ये बच्चे मोस्टली 25 से 30 साल तक ही जीवित रह पाते हैं, क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे बच्चे की वृद्धि होती रहती है वैसे वैसे उनकी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए खून की आवश्यकता पड़ेगी। और जैसे जैसे बढ़ेंगे, खून की आवश्यकता पड़ेगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो उतनी कमी पूरी नहीं कर पाएंगे और रोगी की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, ओके, देखिए क्या है, जो ये प्रकार है, क्या है प्रकार, अल्फा है। एक अल्फा थैलेसीमिया होता है, एक बीटा थैलेसीमिया होता है। ठीक है, इसका जो अभाव है, क्या भाव रहता है, हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता का अभाव रहता है। क्या भाव रहता है, हीमोग्लोबिन, वही मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन जो फॉर्मेशन होता है, संश्लेषण होता है। ठीक है, देखिए इसका प्रभाव क्या होता है, इसका जो प्रभाव होता है, शरीर में अत्यधिक अरक्ता, शरीर में अत्यधिक एनीमिया हो जाती है। एनीमिया मतलब क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, मैंने आपको बताया। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं। देखिए आमतौर पर होते हैं गुणसूत्र कितने होते हैं, जनरली 46। अगर मैंने आपको बताया था अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो, और इससे कम हो जाएगा तो आपको डिसीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो टर्नर सिंड्रोम में होता है, 46 के बदले कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें हमने आपको बताया था, जब मैं साइंस पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था इसमें 22 जो पेयर होते हैं ये ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब समान होते हैं। केवल एक पेयर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एक पेयर डिफरेंट होते हैं, मीन्स अगर एक्स वाई होगा तो बॉयज होंगे, और अगर एक्स एक्स होंगे तो वो गर्ल्स होंगी। ठीक है, तो ये इन्हीं से डिसाइड होते हैं कि बच्चे बेबी बॉय हैं या बेबी गर्ल हैं। ठीक है, ओके।
तो क्या हो जाते हैं हमारे, तो 46 के बदले कितने होते हैं, 45 होते हैं। 46 के बदले कितने होते हैं, 45 होते हैं। तो लास्ट वाले में हमारे 44 तो हमारे ऑटोसोम्स हुए। तो एक जोड़ी हमारे एक्स एक्स या एक्स वाई होना चाहिए। तो हमारे क्या होना चाहिए, एक्स एक्स की बस एक्स होता है, ठीक है, एक्स की कमी होती है, ठीक है, या वाई या एक्स की कमी होती है, यानी कि एक गुणसूत्र की कमी होती है। तो इसको बोलते हैं मोनोसोमिक। क्या बोलते हैं, मोनोसोमिक, यानी कि इसमें केवल एक गुणसूत्र उपस्थित है। इसको क्या है, टर्नर सिंड्रोम को क्या बोलते हैं, मोनोसोमिक, क्योंकि इसमें केवल एक गुणसूत्र उपस्थित है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, स्त्री जो होती है नपुंसकता पाती, क्या है, स्त्री जो है नपुंसकता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, कारण क्या है, लिंग गुणसूत्रों यानी सेक्स क्रोमोसोम्स में केवल एक गुणसूत्र उपस्थित अर्थात मोनोसोमिक होता है, यानी कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, 45, ठीक है। मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। टर्नर सिंड्रोम इसको बोलते हैं। वही हम देखेंगे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होते हैं, इसमें देखिए दो होना चाहिए, दो होना चाहिए, या एक्स एक्स हो या एक्स वाई हो, तो इसके बदले एक और आ जाता है, इसमें इसके बदले एक और आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाते हैं, इसमें रोग हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा रोग हो जाता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। देखिए लिंग गुणसूत्र 2 की जगह 3 आ जाता है, इसको ट्राइसोमिक बोलते हैं, उसको मोनोसोमिक बोलते थे, इसको ट्राइसोमिक बोलते हैं। कुल गुणसूत्र कितने होंगे, एक ज़्यादा आ जाएगा, 46 से 47 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो प्रभाव होगा पुरुष नपुंसकता, पुरुष जो होगा इनफर्टिलिटी होगा, ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्या है, देखिए डाउन सिंड्रोम। ये टर्नर सिंड्रोम था, ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम था। टर्नर याद कर लीजिए, मैं कई बार इसीलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको इसी क्लास में याद हो जाए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या बहुत उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो याद करिए, टर्नर सिंड्रोम में 45 है, क्लाइनफिल्टर में 47 है, ये ट्राइसोमी है, ये मोनोसोमिक है। अब हम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम। देखिए डाउन सिंड्रोम हमारा क्या है, तो डाउन सिंड्रोम क्या है, देखिए इसका लक्षण पूछ लेते हैं। डाउन सिंड्रोम का जो लक्षण है इसका पूछ लेते हैं, क्या है लक्षण है इसके। जो लक्षण है, व्यक्ति का सिर गोल, गर्दन मोटी, खुला मुख हो, तिरछी आंखें। क्या होते हैं, व्यक्ति का सिर गोल होता है, गर्दन मोटी होती है, मुख खुला मुख होता है तथा तिरछी आंखें होती है। इसका जो प्रभाव होता है, प्रभावित पुरुषों में क्या होते हैं, नपुंसकता आती है। इसका जो कारण है, क्या है कारण, देखिए 21वीं जोड़ी इसमें क्या होते हैं, 21वीं जोड़ी में गुणसूत्रों में 2 के बजाय 3 गुणसूत्र आ जाते हैं। याद करिए कौन सी जोड़ी में, 2 के बजाय 3 गुणसूत्र आ जाते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, ट्राइसोमिक। इसका अन्य नाम क्या है, मंगोली जड़ता, मंगोली जड़ता इसको बोलते हैं, ठीक है, याद करिए रखिएगा। अब देखिए एल्बिनिज, क्या है एल्बिनिज, इसको बोलते हैं रंजकहीनता। इसका कारण क्या है, क्या कारण है, आनुवांशिक विकार के कारण शरीर में मेलेनिन पिगमेंट की अनुपस्थिति रहती है। क्या किसकी उपस्थिति रहती है, मेलेनिन पिगमेंट की अनुपस्थिति पाई जाती है। इसका और क्या है, टायरोसिनेज एंजाइम का अभाव होता है। क्या होते हैं, टायरोसिनेज एंजाइम का अभाव होता है। इसका कारण, इसका प्रभाव क्या है, बाल, त्वचा एवं आंखों का रंग जो होता है उसमें कुछ नहीं होता रंग, यानी जो रंग हमारे पाए जाते हैं कि बालों का रंग ब्लैक है, तो उसमें क्या है, इसमें रंग में अभाव है। मेलेनिन के अभाव में हानिकारक पैराबैंगनी के विकिरण के प्रति सुभेद होती हैं। क्या होती हैं, मेलेनिन नहीं रहेगा तो उसके अभाव में क्या होगा, जो हानिकारक हैं, जो यूवी रेज हानिकारक हैं, जो हार्मफुल यूवी रेज हैं, उसके प्रति क्या हो जाएंगे, ये शुभेद रहेंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बबल बेबी रोग। क्या देखते हैं, बबल बेबी सिंड्रोम कह लो आप, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम देखिए क्या है, SCID मतलब सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। क्या होती है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है। इसका जो प्रभाव है, इसका जो और किसको क्या नाम है, और क्या इसका देखते हैं हम लोग, क्या है एलिम्फोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं इसको, एलिम्फोसाइटोसिस, या और क्या बोलते हैं इसको, ग्लेंज-मान रिनिकर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, ग्लेंज-मान रिनिकर सिंड्रोम, ठीक है। ये इसके अन्य नाम है, ठीक है। बेबी रोग के, बबल बेबी रोग के अन्य नाम है क्या, SCID और एलिम्फोसाइटोसिस, ग्लेंज-मान रिनिकर सिंड्रोम है। इसका जो नामकरण है, बाह्य वातावरण में उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं से सुरक्षा हेतु रहित प्लास्टिक के कीटाणु बुलबुले में उपचार के कारण होते हैं। क्या इसका जो नामकरण है, जिसका नामकरण क्या है, जैसे बाह्य वातावरण जो उपस्थित है, जो हमारे एनवायरमेंट उपस्थित है हानिकारक रोगाणुओं से जो सुरक्षा हेतु जो जर्मलेस मतलब प्लास्टिक के जो कीटाणु है बुलबुलों में उपचार के कारण के होता है इसका नामकरण, ठीक है, नामकरण है। समझ गए क्या है, इसका जो बाह्य वातावरण में क्या पाए जाते हैं, हानिकारक जीवाणु है, तो इसकी सुरक्षा के लिए प्लास्टिक के कीटाणु बुलबुलों में उपचार के कारण है, ठीक है। इसके प्रभाव क्या है, जन्म के समय से ही शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र निष्प्रभावी रहता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र निष्प्रभावी रहता है, अतः संक्रामक रोगों के प्रति अति संवेदनशीलता होती है। मतलब प्रतिरक्षा तंत्र मतलब क्या होती है, उनका जो इम्यून सिस्टम होते हैं, इम्यूनिटी होती है वो उसमें क्या देखने को मिलेगा, वो वीक हो जाएगी, जिससे उनको क्या हो जाएगी, जल्दी से बीमारियां पकड़ लेगी, ठीक है। तो इसका नामकरण क्या है, अभी हमने बताया है कि जो हमारे क्या हो जाते हैं, जो बाह्य वातावरण में हानिकारक जीवाणु के लिए जो रोकता है, हमारे अंदर क्या रोकता है, इम्यून सिस्टम ही रोकता है, तो उसमें क्या हो जाएंगे, उसकी जो प्लास्टिक के कीटाणु है बुलबुले के उपचार के कारण जो होते हैं, वो प्लास्टिक के जो कीटाणु बुलबुलों के उपचार के कारण है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इसमें ऐसे। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, हीनता जन्य असंक्रामक व अन्य रोग, हीनता जन्य या अभाव जन्य रोग, खनिजों, विटामिनों
तथा आवश्यक पोषकों की कमी से उत्पन्न रोग होते हैं। क्या होते हैं? खनिजों, विटामिनों या आवश्यक पोषक जो कमी होती है उससे जो रोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हीनता जन्य या अभावजन्य रोग है बोलते हैं उनको। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे कैंसर के बारे में, क्योंकि आजकल लोगों को ऐसी कैंसर बहुत हो रहा है, क्योंकि उसका कारण भी है क्योंकि आजकल की लाइफ स्टाइल बदल गई। लोग देर में उठ रहे हैं, देर में सो रहे हैं, ना सोने का टाइम है ना जागने का टाइम है। ठीक है, और जो लोग क्या कर रहे हैं, घर के खाने से ज़्यादा वो ध्यान दे रहे हैं बाहरी खानों पे। तो ऐसे में तो जिसे क्या है, देखिए क्या है कैंसर। देखिए कैंसर का जो है, कैंसर को क्या है, ऑन्कोजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंसर क्या है? ऑन्कोजीन बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए क्या है, थोड़ा जूम इन कर दे रही हैं। क्या है? कैंसर हेतु उत्तरदायी क्या है? कैंसर हेतु उत्तरदायी है क्या है? ऑन्कोजीन है। क्या है? ऑन्कोजीन है। ऑन्कोजीन क्या है, देखते हैं क्या है। कैंसर हेतु उत्तरदायी होते हैं। सर्वप्रथम पहचान SRC के रूप में इसकी की गई है। सर्वप्रथम पहचान किसके रूप में की गई है? SRC के रूप में की गई है। कब खोजा गया था? 1970 में खोजा गया था। सबसे पहले मुर्गियों में खोजा गया है। रास सर्कोमा वायरस। अब बस इतना ध्यान रखिए, जो कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑन्कोजीन बोलते हैं, आप याद रखिएगा। और सबसे पहले ये मुर्गियों में खोजा गया था। मुर्गी के कौन सा वायरस? रास सर्कोमा वायरस। ठीक, इसका कारण क्या है? इसका जो कारण है, क्या कारण है? कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन व विकास के कारण असंगठित ऊतक वृद्धि होती। क्या होती है? कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन होता है व विकास के कारण असंगठित ऊतक वृद्धि होती है। अब देखते हैं मेटास्टैटिस। क्या है मेटास्टैटिस? कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग में फैलता। क्या बोलते हैं? मेटास्टैटिस। यानी क्या होते हैं, कैंसर कोशिकाएं मान लीजिए ये आपके इस अंग में है, तो क्या हो जाएगा, वो जो दूसरे अंगों से मिल रहे होंगे तो उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, मेटास्टैटिस को बोलते हैं। देखिए इसके जो कैंसर के जो स्टेज होते हैं, 3 स्टेज होते हैं। अगर आपको एक कैंसर फर्स्ट स्टेज में रिकॉग्नाइज हो गया तो आपके बचने के चांसेस 100% हैं। ठीक है, बट अगर थर्ड स्टेज आ गया है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, शरीर के एक हिस्से में सीमित कैंसर कोशिकाएं होती है। यानी कि जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं वो एक सीमित होती हैं, ज़्यादा नहीं होती। लेकिन सेकेंड स्टेज है, लेकिन क्या होता है, कैंसर का पता ही नहीं चल पाता है। मोस्टली कैंसर का पता तब चलता है जब ये थर्ड स्टेज या सेकेंड स्टेज पहुंच जाता है, जब बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो कैंसर कोशिकाओं का संक्रमित अंग के लिम्फो नोड तक पहुंच जाना सेकेंड स्टेज है। सेकेंड स्टेज क्या है, कैंसर कोशिकाओं का जो है वो संक्रमित अंग के लिम्फो नोड तक ये पहुंच जाते हैं, यानी कि प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ओके। अब आइए देखते हैं हम लोग थर्ड स्टेज क्या है। लिम्फो नोड द्वारा कैंसर कोशिकाओं का शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचाना, क्या बोलते हैं, अभी हम लोग देखे थे मेटास्टैसिस। जब ये हो जाता है तब ये बहुत खतरनाक हो जाता है। क्या हो जाते हैं, लिम्फो नोड द्वारा, लिम्फ के नोड द्वारा क्या हो जाते हैं, जो कैंसर की सेल्स होती हैं, कैंसर कोशिकाएं होती हैं, ये शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचने लगती हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेटास्टैसिस। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टेज है। ठीक है, इसमें जल्दी से कोई बच नहीं पाता है। बहुत किस्मत वाला होगा या बहुत अच्छे से इलाज होगा तभी बच पाएगा, नहीं तो मोस्टली नहीं बच पाते हैं। ठीक है, ओके। गाइस थोड़ी बारिश हो रही है, हो सकता है थोड़ा सा आपको नॉइज़ का सामना करना पड़ रहा हो, तो कोई बात नहीं, थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, देखिए इसके उपचार क्या है। रेडियो फास्फोरस क्या है, P32 पूछ लिया जाता है। ये किसके उपचार के लिए किया जाता है, ये कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74 ट्यूमर संशोधित करने में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, ट्यूमर संशोधित करने में प्रयुक्त की जाती है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, पूछते हैं। गोल्ड का देखिए क्या है हमारा, गोल्ड का 198, गोल्ड 198। और क्या है नेक्स्ट, इंटरफेरॉन अल्फा 2A गुर्दे एवं रक्त कैंसर के उपचार हेतु प्रयोग किया जाता है। इसका जो इंटरफेरॉन अल्फा होता है, इंटरफेरॉन अल्फा 2A होते हैं, ये गुर्दे और रक्त कैंसर के उपचार के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं गठिया रोग, अर्थराइटिस। क्या देखते हैं, गठिया रोग, अर्थराइटिस। क्या है, अर्थराइटिस। देखिए इसका जो कारण है, क्या कारण है, शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल जम जाता है। क्या हो जाता है, जब शरीर के जोड़े, जो जोड़ आप देख रहे हैं इसमें यूरिक एसिड जब जम जाता है तो ये रोग हो जाता है, गठिया रोग। इसका जो प्रभाव क्या होता है, जोड़ों में असहनीय पीड़ा। असहनीय मतलब क्या होते हैं कि सहन ना करना। ठीक है, ये सहन न किए जाने वाला। ठीक है, असहनीय पीड़ा, विशेषकर बढ़ती उम्र में गठिया होने की संभावना अधिक रहती है। मीन्स कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता चला जाता है, गठिया रोग की समस्या भी होती चली जाती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सिलिकासिस। क्या है नेक्स्ट, सिलिकासिस क्या है, देखिए सिलिकासिस का जो क्या है कारण, धूल कणों के साथ, जो धूल कण होते हैं उनके साथ अगर सिलिका श्वसन के माध्यम से अंदर चला जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, सिलिकोसिस। क्या होते हैं, तो धूल कणों के साथ सिलिका का श्वसन के माध्यम से अंदर जाना क्या कहलाता है, सिलिकासिस। ये इसमें प्रभावित अंग क्या है, फेफड़े। प्रभावित रोगी क्या है, कौन कौन से रोगी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जो निर्माण एवं खनन मजदूर होते हैं। क्या हो, जो कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग वर्कर्स होते हैं वो ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब देखिए ड्रॉप्सी।
ये क्या है, देखिए क्या होते हैं आजकल खाने में मिलावट बहुत हो रही है। तो अगर यही मिलावट सरसों के तेल में हो, सरसों के तेल में हो, ठीक है, सरसों के तेल में हो, ठीक है, तो सरसों के तेल में मिलावट अगर हम क्या कर दें, देखिए सरसों के तेल में अगर आरजी मोन का तेल मिला दें, क्या मिला दें, आरजी मोन का तेल मिला दें, या सरसों के तेल के साइनाइड अंश, या सरसों के तेल के साइनाइड अंश, उजला रंग करने वाली मिलावट, अगर ये सब मिला दें तो हमारा कौन सा रोग होगा, ड्रॉप्सी रोग होगा। ठीक है, इसका क्या है, सरसों के तेल में मिलावट। ठीक है, अब क्या है, इसका जो प्रभाव होता है शरीर के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं में अतिरिक्त यानी अतिरिक्त जल संचयन के कारण सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। देख रहे हैं इसके पाँव कितने सूजे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या, इटाई रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, इससे क्वेश्चन जरूर बना हुआ है, डिफरेंट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका जो कारण है कैडमियम की अधिक मात्रा, क्या कारण है, कैडमियम की अधिक मात्रा। सर्वप्रथम इसका जो खोज की गई है जापान के टोयामा प्रांत में, कहाँ खोज की गई है, जापान के टोयामा प्रांत में। इसका जो प्रभावित अंग है क्या है, रीढ़ की हड्डी, शरीर के जोड़। इसका जो प्रभाव है जोड़ों में आसानी पीड़ा होती है, जिसका प्रभाव है जोड़ों में बहुत दर्द होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप ये जरूर याद रखिए। देखिए इसमें सिर्फ आप ये याद रखिए जो इटाई रोग है कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है मिलान के रूप में, तो कैडमियम की अधिक मात्रा की वजह से इटाई रोग होती है। इटाई कुछ भी आप जैसे ईंट है, ईंट से कैड करके कुछ आप बना के ऐसे थोड़ा सा याद कर लेंगे तो लंबे समय तक आपके माइंड में बैठा रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या, एंथोफोबिया। देखिए मैंने आपको बताया है फोबिया में क्या होते हैं, फोबिया जो होता है फोबोस से बना है, फोबोस मतलब फियर, क्या है, फियर। ठीक है, फियर। ठीक है, तो एंथो मीन्स क्या होते हैं, फ्लावर। मैंने बताया है कि एंथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग फ्लावर या फूलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे फ्लावर के जो अंग भाग होते हैं, फ्लावर में जब फ्लावर के जो भाग होते हैं उससे भय होता है उन लोगों को। ठीक है, इसमें क्या है, किस कारण होता है, कारण क्या है, मानसिक रुग्णता के कारण असंगत तथा काल्पनिक भय होते हैं, यानी कि उन्हें पेड़ पौधे से डर लगने लगता है। इसकी जो व्युत्पत्ति होती है ग्रीक वर्ड से होती है। किस वर्ड से होती है, ग्रीक वर्ड से होती है। ग्रीक में जो एंथो मतलब एंथॉस में क्या होते हैं, फ्लावर, अभी हमने बताया है, और फोबोस मैंने फियर यानी कि फूलों से डर। इसका जो प्रभाव होता है पुष्पों तथा पुष्पों के भागों से भय उत्पन्न होते हैं। क्यों उत्पन्न होता है, अभी बताया कि मानसिक रुग्णता के कारण। अब नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं क्या है, बुलिमिया नर्वोसा। इससे एक बार क्वेश्चन बना है। ठीक है, बुलिमिया जब रोग हो जाता है तो हम क्या होता है कि रोगी को पता नहीं चल पाता है कि उसे कितना भोजन खाना चाहिए, और वो क्या करता है बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड इंटेक कर लेता है, यानी भोजन ग्रहण कर लेता है। तो इसको बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। इसका जो कारण है मनोविकार है। इसका जो लक्षण है कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन करना, थोड़े समय पर खाते रहना, यानी कि उसको पता ही नहीं कि मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले खाना खाया है। ठीक है, तो वो जो रोग होगा उस रोग को क्या बोलते हैं, रोगी व्यक्ति को बुलिमिया नर्वोसा हो गया है। ठीक है, इसका जो प्रभाव है वजन वृद्धि है और मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, देखिए हाइस्टेरिया वातोन्माद, क्या है, वातोन्माद। इसका जो कारण है तंत्रिका संबंधी रोग। क्या, कौन सा रोग, तंत्रिका संबंधी रोग। जो इसका लक्षण है घबराहट होगी, बेचैनी हो जाएगी, वह बेहोशी आएगी। इसमें जो प्रभावित रोगी है सामान्यतः जवान तथा अविवाहित महिलाएं होती हैं। क्या होते हैं, हाइस्टेरिया में सामान्यतः जवान तथा अविवाहित महिलाएं होती हैं। विशेष क्या है, शादी के बाद रोग के स्वतः ठीक होने की प्रवृत्ति होती है। इसमें क्या होता है कि शादी के बाद ये रोग सही हो जाता है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, घबराहट, बेचैनी, बेहोशी होती है। नेक्स्ट देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में कि ब्लू बेबी सिंड्रोम। अभी हमने पढ़ा था वो वाला बबल बेबी सिंड्रोम था, आप उसको इस दोनों को सिमिलर मत समझिए, वो अलग है। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए। ठीक है, इसका जो अन्य नाम क्या है, क्या नाम है इसका, मेथमोग्लोबिनेमिया। क्या नाम इसका, मेथमोग्लोबिनेमिया। थोड़ा सा कुछ वर्ड होते हैं जो पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन कोई नहीं, 2 से 3 बार आप पढ़िए। ठीक है, क्या है, मेथमोग्लोबिनेमिया। ठीक है, इसका जो कारण है, कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कारण है, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता, जो पीने का पानी है उसमें नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाए। इसका जो प्रभाव है क्या है, नाइट्रेट द्वारा शरीर में हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर मेथमोग्लोबिन बनाना। क्या बना लेता है, जो नाइट्रेट जो अधिक हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन से ये क्रिया करके क्या बना लेता है, मेथमोग्लोबिन बना लेता है। मेथमोग्लोबिन क्या होता है, जिसके कारण रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। ठीक है, जब मेथमोग्लोबिन बन जाता है तो उसमें जो रक्त होता है वो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, इसमें प्रभावित रोगी कौन सा होता है, मुख्यतः नवजात शिशु होता है। क्या होता है, नवजात शिशु। देखिए इससे भी क्वेश्चन बना है, इसका नाम क्या है, इसका कारण तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाइट्रेट की अधिकता का कारण, और इसमें प्रभावित रोगी कौन है, नवजात शिशु, और इससे भी हमारा क्वेश्चन बना है। ठीक है, इसका जो लक्षण है क्या है, इसका जो लक्षण है शिशु का शरीर नीला पड़ जाना, श्लेष्मा झिल्ली का भी नीला पड़ जाना, और प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर जो है वो प्रभावित है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेरेब्रल पाल्सी। क्या है, सेरेब्रल पाल्सी।
या इसको अन्य नाम क्या है, प्रामस्तिक अंग घात। क्या है इसका नाम, प्रामस्तिक अंग घात या प्रामस्तिक पक्षाघात। इसका जो कारण है, क्या कारण है, मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर संचालन नियंत्रण केंद्र में हुई क्षति से है। क्या है इसका कारण, देखिए मैंने ब्रेन के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है कि ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं और उसके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, फोर ब्रेन के कार्य क्या होते हैं, हाइंड ब्रेन के क्या काम होते हैं और मिड ब्रेन के क्या काम होते हैं। अगर मेरा आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ओके, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ओके। व्युत्पत्ति क्या है, सेरेब्रल एवं पाल्सी। क्या है, सेरेब्रल मस्तिष्क से जुड़ा एवं पाल्सी मांसपेशियों में कमजोरी। इसके जो लक्षण क्या है, देखिए इसके जो लक्षण है, मांसपेशियों में असंतुलन। क्या लक्षण है, मांसपेशियों में असंतुलन, असमान मुद्रा, सही से न चल पाना आदि। प्रभावित रोगी मुख्यतः गर्भस्थ, नवजात शिशु व 3 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे होते हैं। सेरेब्रल पाल्सी प्रभावित अंग क्या है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित अंग है। ठीक है, ये क्या है, सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्या है, अल्जाइमर रोग। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, याद न रहना या याददाश्त कमजोर हो जाना, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। अल्जाइमर डिसीज, इसका जो प्रभावित अंग है मस्तिष्क है। इसकी जो खोज करता है जर्मन मनोचिकित्सक डॉक्टर इस अल्जाइमर है। कौन है, डॉक्टर अलोइस अल्जाइमर है। कौन है, डॉक्टर अलोइस अल्जाइमर है। इसका जो कारण है बीटा एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन है। क्या है इसका कारण, बीटा एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन है। ठीक है, इसका जो प्रभाव है, क्या प्रभाव है, स्मरण क्षमता क्षीण होना। क्या प्रभाव है, यानी कि याद करने की जो क्षमता है वो क्षीण हो जाना, यानी कमजोर पड़ जाना। प्रभावित रोगी मुख्यतः 48 to 65 एज वर्ग का होता है या इससे अधिक उम्र का होता है। जो प्रकार होता है या तो वंशानुक्रम से मिलता है या बाद की आयु में के प्रकट होने से होता है। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है, देखिए सिलिकोसिस। अभी हमने भी देखा है सिलिकोसिस में क्या होता है कि धूल कणों के साथ अगर सिलिका चला जाए तो हमारा तो कौन सा डिसीज हो जाएगा, सिलिकोसिस। इसमें जो प्रभावित अंग क्या है, फेफड़े। प्रभावित रोगी कौन है, अभी हमने पढ़ा है, क्या है प्रभावित रोगी, इसमें निर्माण एवं खनन मजदूर ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट देखिए पार्किंसन डिसीज। क्या है, पार्किंसन डिसीज। इसका जो कारण है क्या है पार्किंसन डिसीज के, मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं की क्षति के कारण डोपामाइन का स्तर कम हो जाना। क्या होते हैं, जो ब्रेन के नर्वस सिस्टम में जो सेल्स होती है, नर्वस सिस्टम जो सेल्स होती हैं उसमें क्षति आ जाती है, तो उसी कारण जो डोपामाइन होता है वो कम रिलीज होता है। ठीक है, डोपामाइन व पार्किंसन रोग के संबंध में खोजकर्ता कौन है, स्वीडन के आर्विड कार्लसन। यह नोबेल पुरस्कार मिला था 2000 में। इसकी जो औषधि है एल-डोपा। प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। इसके लक्षण क्या है, हाथ कांपना आदि, संतुलन बिगड़ना। देखिए बस आप इतना याद करिए, जो पार्किंसन रोग है ये जब तंत्रिका कोशिकाओं में कि जब क्षति हो जाती है तो डोपामाइन का स्तर कम होता है, इसी के कारण होता है। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। देखिए कुछ हीनताजन्य रोग हैं और वो किस कारण हुआ है, क्या है रोग, देखिए एनीमिया रक्त क्षीणता, लौह की कमी के कारण। किसकी कमी से होता है, लौह की कमी कारण। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपके लिए विटामिन पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था विटामिन सी कितना इंपॉर्टेंट है। ग्वाइटर घेंगा आयोडीन की कमी से। मैरमस दीर्घकालीन उपवास के कारण प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों का अभाव होता है। ठीक है, क्वाइसरकोर, आप दोनों को सिमिलर मत कीजिएगा, दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, देखिए क्या जो मैरमस होते हैं बहुत समय तक उपवास रहने के कारण होते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्वाइसरकोर होती है प्रोटीन की अल्पता के कारण होती है। मुर्गियों में जो रिकेट्स होती है विटामिन डी की कमी के कारण होती है। मवेशियों में मैड काऊ रोग प्रियॉन्स नामक प्रोटीन के कारण होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको ये। ठीक है, हीनताजन्य रोग। नेक्स्ट देखते हैं मधुमेह या इंग्लिश से बोलते हैं डायबिटीज, इंसुलिन की कमी के कारण होती है। जीरोपथैल्मिया विटामिन ए की कमी के कारण होती है, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्या है, देखिए अब मिनी माटा रोग, कई बार पूछा गया मिनी माटा रोग किस कारण होता है, तो पारा मीना माटा डिसीज ये पारा से उत्पन्न विषाक्तता के कारण होती है। इसकी भी उत्पत्ति स्थल जापान की मीना माटा खाड़ी है। प्रभावित अंग क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसके जो लक्षण है, शरीर के अंग, होंठ व जीभ का काम न करना, आंखों में धुंधलापना जाना, मानसिक असंतुलन। अब बस इतना याद रखिए, मीना माटा जो रोग होता है मरकरी के कारण या पारा से, देखिए माटा पारा कुछ आप ऐसे रिलेट करके अगर याद करेंगे तो इससे आपको आसानी रहेगी वहां पे आंसर पहचानने में। पारा यानी कि Hg इसका सिंबल होता है पारा का। ठीक है, Hg कभी कभी मरकरी दे दिया जाता है, कभी कभी पारा दे दिया जाता है। ठीक है, तो आप दोनों जानिए। अब देखिए साइट डिफेक्ट्स। ठीक है, साइट डिफेक्ट्स देखिए इसमें क्या है, अबिंदुकता। ठीक है, इसके जो लक्षण होते हैं, व्यक्ति की संपूर्ण दृश्यता में कमी, यानी देखने में कमी आती है। इसका जो उपचार है बेलनाकार लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये क्या है, एसाइगमैटिक। क्या है, एसाइगमैटिक, अबिंदुकता। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे क्या है, मोतियाबिंद।
मोतियाबिंद या कैटरैक्ट। इसमें क्या होते हैं मोतियाबिंद? देखिए आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड मुस्तफ़ा आपको सही से नहीं आ रहा, लेकिन आप देखिए ये नॉर्मल आइज है और ये क्या है, आई विथ कैटरैक्ट, यानी कि इसके लक्षण होते हैं आँख के लेंस का अपारदर्शी होना, आँख के लेंस का अपारदर्शी होना। जो ये आँख का जो ये लेंस आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये नॉर्मल लेंस है, ये नॉर्मल आँख है आपकी, ठीक है। ये आपकी आई विथ कैटरैक्ट है। इसमें क्या उपचार क्या है, ऑपरेशन द्वारा नया कृत्रिम लेंस लगा देना। इसमें देखिए इसमें गोल गोल दिख रहा होगा, यहाँ पे इसमें ये दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आँख के लेंस का अपारदर्शी होना। देखिए आँख का लेंस यहाँ चला जाता है, यहाँ पूरा वाइट आ जाता है, ठीक है, ओके। अब आई मायोपिया, कई बार पूछा गया है, मायोपिया का अन्य नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होते हैं, देखिए निकट दृष्टि दोष तो आप जानते हैं, इसमें क्या होते हैं, आप ये मत समझ लीजिए कि निकट हमें नहीं दिखता, नहीं। इसमें क्या होते हैं, दूर की चीजें स्पष्ट ना दिखना। क्या बोलते हैं इसको, दूर की चीजें जो होती हैं वो साफ नहीं दिखाई देती हैं। इसका जो उपचार है कानकेओलिस, ठीक है, कानकेओ मतलब ऐसे आप याद करिए कि कान को पकड़ करके पास में लाना, तो कानकेओ हो गया, ठीक है, कानकेओलिस इसका उपचार है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मायोपिया के लिए, मायोपिया किस में यूज किया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया, क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटनेस, इसका अन्य नाम क्या है, दूर दृष्टि दोष। ये मत समझिएगा इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई नहीं देती हैं, ये आप मत समझ लीजिएगा, क्योंकि नाम से आप समझ लेंगे तो अपने दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। इसमें क्या होती है, पास की चीजें स्पष्ट नहीं दिखना, लेकिन दूर की चीजें जो होती है स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसके लिए उत्तर लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में उत्तर आप दे सकते हैं, आप ऐसा कुछ याद कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं, ऐसा कुछ उत्तर लेंस यूज होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं डायबिटीज कारण, डायबिटीज का कारण क्या है, इसका मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, इसका जो उपचार है क्या है इसका, ठीक है। इसका जो देखिए जो हमारा डायबिटीज है, इसका जो कारण है, क्या कारण है, इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है। क्या होता है, जब इंसुलिन का जब स्राव कम हो जाता है, सिक्रीशन कम हो जाता है, और रक्त में मतलब क्या हो जाता है कि रक्त में शर्करा का मात्रा बढ़ जाता है, रक्त में शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो ये मधुमेह हो जाता है। देखिए विश्व मधुमेह दिवस बनाया जाता है 14 नवंबर को, विश्व मधुमेह दिवस बनाया जाता है, ठीक है। आइए तो हम लोग जूम इन कर रहे हैं, क्या कारण, देखिए इंसुलिन का स्राव कम हो जाना। विश्व मधुमेह दिवस कब है, प्रतिवर्ष 14 नवंबर को। इसका जो उपचार है आयुर्वेदिक उपचार है क्या, मेथी का बीज और करी पत्ता। इंसुलिन का अध्ययन किसने किया था, बैंटिंग तथा मैकलाइड, किसने किया था, बैंटिंग तथा मैकलाइड। इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है, कब मिला है, 1923 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इसका जो निदान है डायग्नोस मतलब कि रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन करना। कैसे करते हैं, निदान डायग्नोस करते हैं कि आपको शुगर हो गया है, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन करते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मधुमेह रोग का कारण क्या है। देखिए क्या है, अग्नाशय से मैंने आपको बताया था कि बीटा सेल्स होती हैं और अल्फा सेल्स होती हैं। जो हमारी बीटा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें इंसुलिन का उत्पादन होता है। लेकिन जब क्या होता है, जब इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, तो ये आप क्या देख रहे हैं, ये आप डायग्राम देख रहे हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये आप देखिए, ठीक है, क्या है ये, देखिए क्या है, ये अग्नाशय है, अग्नाशय से क्या है हमारा, ये बीटा कोशिका निकल रही है, क्या निकल रही है, बीटा सेल्स निकल रही है, क्योंकि इसी से क्या होता है, इंसुलिन का जो फार्मेशन होता है। तो जब इंसुलिन की जो हमारा फार्मेशन होगा या उत्पादन होगा, ये हमारा लो होगा। जब लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो ब्लड वेसल्स हुआ जो रक्त में प्रवेश करेगा, तो क्या हो जाएगा, इसके कारण जो होते हैं हमारे जो कम इंसुलिन हमारा सिक्रीज होगा, उसी के कारण जो होते हैं हमारे जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं, ग्लूकोज, पूरे ग्लूकोज का वो उपयोग नहीं कर पाती हैं। पूरे ग्लूकोज जो भी हम मीठा खाते हैं या पूरे ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाते हैं, और ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, ऐसे ही होता है, ठीक है। मैंने समझा दी, एक बार और बताती हूँ क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया है, अग्नाशय सेल से हमारी बीटा कोशिकाएं निकलती, बीटा सेल्स कोशिकाओं से हमारे इंसुलिन का स्रावण होता है। तो जब इंसुलिन का स्रावण कम हो जाता है, तो इसके कारण क्या होते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं में जो शरीर की कोशिकाओं में क्षमता होती है ग्लूकोज का उपयोग करने के लिए, वो क्षमता कम हो जाती है, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है, ब्लड में शुगर का लेवल यानी ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो इंक्रीज कर जाता है। इसे ही बोलेंगे शुगर हो गया आपको या डायबिटीज हो गई है, ठीक है। वही ये चित्र के माध्यम से समझाया गया। देखिए क्या चित्र है, देखिए अग्नाशय है, ये हमारा इंसुलिन, इसमें हमारा बीटा सेल्स है, उसके द्वारा में क्या है, इंसुलिन निकल रही है, ठीक है, इंसुलिन निकल रही है, ठीक है। इंसुलिन का कम उत्पादन हो रहा है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कम इंसुलिन का रक्त वाहिनी व रक्त प्रवाह में प्रवेश हो रहा है। आप देख रहे हैं रक्त वाहिनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये हमारा क्या है, अमाशय है। अमाशय व आंत में भोजन का जो होता है ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। अमाशय और आंत में जो भोजन होता है, जो हमारा फूड होता है, वो हमारा अब तक ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। और फिर जो ग्लूकोज आएगा, कहाँ पे आएगा ग्लूकोज, शरीर के कोशिकाओं में आएगा, यानी कि शरीर की रक्त वाहिनी या रक्त प्रवाह में प्रवेश होगा, ठीक है। लेकिन जब हमारा इंसुलिन कम हो जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, शरीर की जो कोशिकाएं होंगी उनकी क्षमता कम होगी, वो पूरे ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाएंगी। देखिए
पूरे ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में जमा हो जाता है। इसका जमा हो जाता है, रुधिर वाहिनियों में ग्लूकोज का जमा हो जाता है। ठीक है, ओके, अब समझ गए क्या है, कम इंसुलिन के कारण शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज का उपयोग न हो पाना। देखिए अग्नाशय, अग्नाशय से मैंने कितनी सेल्स बताए थे, बहुत सेल्स सिक्रेशन होती है। बीटा सेल्स से हमें बताया था इंसुलिन सिक्रेशन होता है। लैंगर है बीटा सेल्स की लैंगर हैंस की दीपिका, कई बार पूछा लैंगर हैंस की दीपिका है। ठीक है, फिर अल्फा सेल से, अल्फा सेल से क्या सिक्रेशन होता है, ग्लूकागॉन। फिर डेल्टा सेल्स, एफ सेल, बहिस्रावी अग्नाशय। ठीक है, ये सब के जो कार्य है मैंने आपको बता चुकी हूँ जब मैं लेक्चर पढ़ा रही थी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्या है, इंसुलिन उत्पादन हेतु जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग क्या है। देखिए प्लाज्मिड का प्रयोग क्या है, ये देखिए जीवाणु है और इसमें ये क्या है, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या है, डीएनए का एक छोटा खंड, डीएनए का एक छोटा खंड होता है, प्लाज्मिड है। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें, देखिए प्लाज्मिड का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम द्वारा खंडन करके, क्या होते हैं, प्लाज्मिड का जो रिस्ट्रिक्शन किया जाता है। ठीक है, फिर एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का खंडन करके फिर मानव में इंसुलिन उत्पन्न करने वाले जीन का प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया जाता है। यानी क्या होते हैं, देखिए ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, इसमें ये प्लाज्मिड है, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये प्लाज्मिड जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल होते हैं, यानी डीएनए का एक छोटा सा खंड होता है। अभी प्लाज्मिड का रिस्ट्रिक्शन हम करते हैं किसके द्वारा, न्यूक्लिएज एंजाइम के द्वारा। फिर क्या किया जाता है, तो जो मानव में, जो ह्यूमन में जो एंजाइम उत्पन्न करने वाला जीन का प्लाज्मिड में निवेश कर देते हैं। जो ह्यूमन में जो जीन होता है प्लाज्मिड में, उसमें इसको इंसर्ट करवा देते हैं। फिर ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, अब यांत्रिकीकरण प्लाज्मिड का पोषी जीवाणु में निवेशन करते हैं। फिर जीवाणु में विभाजन तथा इंसुलिन का उत्पादन स्टार्ट हो जाता है। देखिए अब क्या है, जीवाणु में प्लाज्मिड है, इसको हमने क्या किया, कटिंग किया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसको इंसर्ट्स किया। फिर धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद हमने धीरे धीरे क्या हुआ कि जीवाणु में बार बार डिवीजन होकर के इंसुलिन का फॉर्मेशन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, ओके, अब आइए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पीलिया। पीलिया का क्या नाम है, जॉन्डिस। पीलिया को क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। क्या कारण होता है इसके, जब बिलीरुबिन का शरीर में फैलना। देखिए बिलीरुबिन शरीर में कब फैलता है, जब आपका लीवर प्रभावित होगा। जब आपका लीवर प्रभावित हो जाएगा, यानी कि खराब लीवर हो जाएगा, यहाँ तक कि जॉन्डिस से डेथ भी हो जाती है, जॉन्डिस से डेथ भी हो जाती है। ठीक है, जब आपका यकृत यानी लीवर आपका खराब हो जाएगा, तो ये जो बिलीरुबिन जो होते हैं, इसका ये क्या करते हैं, इसका एक्सक्रीशन नहीं कर पाते हैं, यानी कि इसको निकाल नहीं पाते हैं और वहाँ पे जमा हो जाता है और शरीर में फैलने लगता है, तो इसको क्या बोल देते हैं, पीलिया हो गया। ठीक है, पीला क्या लक्षण क्या है, इसके जो मूत्र होते हैं पीला हरा होना, त्वचा एवं नेत्र पीले पड़ना। ठीक है, इसका जो प्रभावित अंग क्या है, देखिए इसका अन्य नाम क्या है, पांडु रोग। क्या नाम है इसका, अन्य नाम पीलिया का जॉन्डिस क्या है, पांडु रोग। इसका जो प्रभाव है यकृत, ये लीवर खराब होना, मृत्यु शंभु है। इसका जो लक्षण है मूत्र पीला हरा होना। ठीक है, त्वचा एवं नेत्र पीले पड़ना, त्वचा एवं नेत्र पीले पड़ना। प्रभावित अंग क्या है, लीवर। इसका जो कारण है क्या है, बिलीरुबिन का शरीर में फैलना। ठीक है, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, हृदयघात यानी हार्ट अटैक। हार्ट अटैक देखिए बहुत आजकल मोस्टली कॉमन डिसीज हो गई है। ठीक है, इसमें क्या हो जाते हैं, इसमें जो रक्त धमनियाँ होती हैं, ठीक है, आर्टरीज होती हैं, उसमें रक्त का थक्का बन जाता है, क्लॉटिंग बन जाती है। ठीक है, इसी कारण हो जाती है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं, और ये किसके कारण होते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल एवं लिपिड पदार्थों का जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल एवं लिपिड पदार्थों का जमा हो जाता है। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं क्या है, फाइब्रस यानी तंतु ऊतक। आप देख रहे होंगे, अगर यहाँ पे देखिए एकदम पतली सी वो होती है, इतना पतली से उसमें वेन्स होती है पतली कि वहाँ पे अगर हमारा लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो रास्ता हमारा क्या हो जाएगा, चोक्ड हो जाएगा या जाम हो जाएगा। ठीक है, तो रास्ता जाम हो जाने से क्या हो जाते हैं, आपको झटके आते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होते हैं, शरीर में आपके लिए ब्लड सर्कुलेशन के लिए आवश्यक है कि पूरे शरीर में हो, तभी आप जिंदा भी रह सकते हैं। आपका हार्ट हमेशा पंप करता रहता है। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। जब मैंने आपको हार्ट टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हार्ट कैसे काम करता है या दिल कैसे काम करता है। ठीक है, ओके, तो क्या होता है, तो इतनी पतली स्पेस होती हैं, तो यहाँ पे अगर कोलेस्ट्रॉल लिपिड जमा हो गया है, आगे यहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाया है, ठीक, अजीब सबको झटका लगेगा, तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो कई बार क्या करते हैं डॉक्टर, बाईपास सर्जरी कर देते हैं। तो यानी मान लो यहाँ रास्ता चौक्ड है भैया, तो बाईपास सर्जरी कर देते हैं, यहाँ से रास्ता बना देते हैं, या तो इसमें एक स्प्रिंग डाली जाती है, क्या डाली जाती है, स्प्रिंग टाइप का कुछ होता है। ठीक है, उसको डाली जाती है, जिसमें क्या हो जाता है, जैसे ब्लड आने की कोशिश किया, वो स्प्रिंग खुल गया, चला गया, जिसको बोलते हैं पेसमेकर। इसको क्या बोलते हैं, पेसमेकर। फिर जैसे ही यहाँ गैस बंद हो गया तो क्या खुलता बंद होता रहता है, तो उसको बोलते हैं पेसमेकर। ठीक है, हार्ट अटैक आइए देखने से कारण क्या है, फाइब्रस टिश्यू के चलते फाइब्रस टिश्यू में चकत्ते एवं कोलेस्ट्रॉल तथा लिपिड पदार्थों का जमा हो जाना है। क्या हो जाते हैं, जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं उसमें चकत्ते एवं कोलेस्ट्रॉल एवं लिपिड पदार्थों को जमा हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, रक्त धमनियों में रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए इसके किस कारण ज़्यादा होता है, अगर आप मोटे हैं, उच्च तनाव, बहुत टेंशन रहती है, धूम्रपान कर रहे हैं, वसा युक्त आहार यानी कि जंक फूड ज़्यादा आप खा रहे हैं, तो उन व्यक्तियों को होने के बहुत चांसेस हैं। इसका जो डायग्नोस है कैथ लैब द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, इसका जो प्रभावित अंग है हृदय है। क्या प्रभावित अंग है, हृदय है। इसकी जो उपचार है, जो दवाई है क्या है, एंटीकोगुलेंट
रुधिर स्कंद रोधी औषधियाँ, क्योंकि क्या होते हैं जो ब्लड का जमा हो जाता है तो उसको डायल्यूट करने के लिए ये दवाई दी जाती है। इसका जो शल्य चिकित्सक क्या है, हृदय के बाईपास सर्जरी है, अभी हमने आपको बताया है। हृदय धमनी में शरीर से दूसरी धमनी को जोड़ देते हैं, हृदय धमनी में शरीर से दूसरी धमनी जोड़ देते हैं। और क्या है, छाती की मेमोरी धमनी, हाथ से रेडियल धमनी निकाल के या पैर से सेफनस धमनी निकाल के जोड़ देते हैं। ठीक है, ये था हार्ट अटैक। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्लोनवेल डॉली की जन्म प्रक्रिया। क्लोनवेल हमारी कौन सी आई है, डॉली है, उसकी हम देखेंगे जन्म प्रक्रिया। हो सकता है आपकी वीडियो थोड़ा सा लंबी बन जाए, बट कोई नहीं, ये लास्ट लेक्चर है, मैं सोच रही हूँ एक ही वीडियो में ये सब पूरा खत्म कर दूँ। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, देखिए क्लोनवेल डॉली की जन्म प्रक्रिया कैसे कैसे है। ठीक है, देखिए हमारा क्या हुआ है, देखिए ये किसके द्वारा हुआ आपको दिख नहीं रहा होगा, बट मैं आपको बता दे रही हूँ, जीनी अभियांत्रिकी द्वारा। किसके द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें भेड़, इसी मान लीजिए ये क्या है हमारा, ये दिख रहा होगा आपको, भेड़ ए है, क्या दिख रहा है, भेड़ फर्स्ट है और भेड़ सेकेंड है। ठीक है, इसमें क्या है, भेड़ फर्स्ट से ली गई स्तन कोशिका, जो भेड़ फर्स्ट है उससे ली गई स्तन कोशिका, और भेड़ सेकेंड से ली गई अंड कोशिका। ठीक है, अंड कोशिका केंद्रक विहीन अंड कोशिका है, ये क्या है, केंद्रक विहीन अंड कोशिका है। ठीक है, अब इन दोनों का क्या हुआ, इन दोनों की क्या हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा भेड़ ए के जो केंद्रक है और भेड़ सेकंड के जो कोशिका है, ये क्या होते हैं, ये आपस में चेंज होते हैं। क्या होते हैं, चेंज होते हैं, स्थानांतरण कर दी जाती है, कोशिका में स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो क्या होते हैं, कोशिका से न्यूक्लियस केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, कभी मैंने बताया, भेड़ फर्स्ट से ली गई स्तन कोशिका, जिससे निकला क्या निकला केंद्रक निकला, स्तन कोशिका का निकला केंद्रक, और इससे अंड कोशिका ली गई, जिससे निकला हमारा केंद्रक विहीन अंड कोशिका निकला, इसमें केंद्रक नहीं है। तो दोनों को क्या कर दिया गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बना दिया गया। ठीक है, तो इसमें संयोजित कोशिका बन गई। ठीक है, तो क्या कर दिया गया, भेड़ ए में ए के केंद्रक का भेड़ सेकंड के कोशिका में स्थानांतरण चेंज कर दिया गया। अब क्या हुआ, आपको थर्ड बनेगा, भ्रूण का भेड़ थर्ड या सेरोगेट में प्रत्यारोपण कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, जो भ्रूण का भेड़ थर्ड में, जो थर्ड भेड़ है उसमें सेरोगेट, या इसको सरोगेट बोल सको, सरोगेट बोल सको, उसमें प्रत्यारोपण कर सके। ठीक है, क्या होता है, विभाजन के परिणाम स्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है, भेड़ थर्ड या सरोगेट आप बोल सकते हैं। फिर क्या होते हैं, क्लोन भेड़ या डॉली का जन्म होता है, यानी क्या हुआ, भेड़ जैसे मान लीजिए वही प्रोसेस है जैसे सरोगेट का प्रोसेस होता है, सरोगेट मदर का, इसी से हमारा डॉली का, इसका नाम क्या रखा गया, डॉली भेड़ का जन्म हो, जो कि अनुवांशिक रूप से भेड़ फर्स्ट के समान थी। क्यों समान थी, क्योंकि उसमें केंद्रक थी। ठीक है, केंद्रक थी, समझ गए, भेड़ हमारा फर्स्ट है, सेकेंड है, इससे हमारा कोशिका ली गई, इससे हमारा न्यूक्लियस लिया गया, दोनों का संलित कराया गया। ठीक है, संलित करके इसको जो भेड़ थर्ड है उसमें डाल दिया गया, फिर उससे जो बच्चा निकला या बेबी निकली इसको बोल दिया डॉली। ठीक है, यही था क्लोन यानी उसी तरह जन्म हो गया। अब देखिए परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए इंटरफेरॉन क्या है, अभी हमने आपको बताया क्या है, बताइए, शरीर में विभिन्न रोगाणुओं के विरुद्ध रक्षात्मक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला प्रोटीन है। क्या है, शरीर के विभिन्न रोगाणुओं के विरुद्ध रक्षात्मक प्रतिक्रिया, जो भी रक्षात्मक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। ल्यूकेमिया क्या है, हमने कई बार बताया क्या है, ए प्रकार का रक्त कैंसर है। ल्यूकोडर्मा क्या है, ल्यूकोडर्मा सफेद दाग वाला त्वचा रोग। क्या है ल्यूकोडर्मा, सफेद दाग वाला त्वचा रोग है। अब नेक्स्ट देखिए, हल्द्वानी स्थित DRDO की प्रयोगशाला रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान डिबार द्वारा विकसित ल्यूकोडर्मा के इलाज हेतु औषधि क्या है, ल्यूकोस्किन है। क्या है, ल्यूकोस्किन है। ठीक है, एनोसिम्पा या अग्रता संबंधित है। क्या से संबंधित, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सूखने की शक्ति के नष्ट होने से, यानी कि सूखने की शक्ति जो होती है वो नष्ट हो जाती है। और देखिए क्या है, स्लीप एपनिया है। क्या ये स्लीप एपनिया है, क्या है, निंद्रा विकार रोग। क्या है, निंद्रा विकार रोग है। नेक्स्ट आइए क्या है, एम्फाइसीमा क्या है, एक प्रकार का क्रॉनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसी रोग है। क्या है, एक प्रकार का क्रॉनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसी रोग है। औषधि कैप्सूलों का बाह्य आवरण निर्मित होता है, किससे होता है, एक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं सब, माड़ या स्टार्च से। जो हम लोग दवाई खाते हैं, जो कैप्सूल जो होते हैं, जो इसका ऊपर आवरण होता है वो किससे बनाए जाते हैं, स्टार्च या माड़ से बनाए जाते हैं। लीवर सिरोसिस का प्रमुख कारण क्या है, अत्यधिक मदिरा सेवन से, यानी कि अत्यधिक ज़्यादा से आप अल्कोहल यूज करते हैं। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस संबंधित है, किससे संबंधित है, मुंह से, यानी मुंह में छाले और बाद में मुंह का अंदरूनी भाग कठोर हो जाना, तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है। खुजलाने से खाज मिटती है, प्रतिहिस्टामीन रसायन का उत्पादन बढ़ने से। कब है क्या बताइए, खुजलाने से खाज मिटती है, प्रतिहिस्टामीन रसायन का उत्पादन बढ़ने से। अब आइए नेक्स्ट देखिए, विभिन्न मिसलेनियस। देखिए क्या है, रक्त जो है, देखिए जो क्वेश्चन है ये सब पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, ओके देखिए हो सकेगा तो मैं आपको कुछ टॉपिक टेलीग्राम चैनल पे दे दिया करूंगी। ठीक है, मतलब उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, PDF इसके थोड़ा बना करके, या एक पेज भी आपको दे सकूंगी। ठीक है, ओके क्या है, देखिए क्या है इसका जो रक्त क्या है, संयोजी ऊतक है। केचुआ क्या है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन, केचुआ क्या है, हीमोग्लोबिन, केचुआ में क्या है, रक्त क्या संयोजी होता है, केचुआ में क्या है, हीमोग्लोबिन है और प्लाज्मा में घुला होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है,
हीम से कलर आता है, ग्लोबुलिन मतलब प्रोटीन है। स्फैग्नोमैनोमीटर रक्त दाब का मापक यंत्र मैंने बता चुके। आर्च कारक कहाँ सबसे पहले पता चला था? बंदर में। प्रतिजन क्या है? प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं, ठीक है, क्या है? प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं। प्रोटीन क्या है? मानव रक्त की सैन्यता का कारण क्या है? मानव रक्त की सैन्यता का कारण क्या है? प्रोटीन है। गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्जिलेट की होती है। किसकी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की। कई बार क्वेश्चन पूछे गए इससे, ठीक है। यकृत क्या है? यूरिया की उत्पत्ति का कार्य। यकृत जो है उससे क्या हो, इसका कार्य क्या है? यूरिया की फॉर्मेशन होता है। एंजाइम पेप्सिन जो होती है अमाशय में पाया जाता है, तो पेप्सिन से प्रोटीन का पाचन होता है। वही ट्रिप्सिन जो पाया जाता है अग्नाशय में पाया जाता है। जो टायलिन होती है लाल ग्रंथि है, और टायलिन से किसका पाचन होता है बताइए, हमने आपको बताया है। तो टायलिन का जो पाचन होता है स्टार्च का पाचन होता है। गैस्ट्रीन क्या है? हार्मोन है। अमाशय की जीभ से सतह ग्रहणी। अमाशय क्या है? प्रोटीन का पाचन यहीं से प्रारंभ होता है। अमाशय से ही प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। ओके फ्रेंड्स, ये रहा आज तक का बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी देखिए, आज से हमारा बायोलॉजी पार्ट ई दृष्टि का खत्म हो रहा है। अब मैं अब नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री। देखिए, इसके मैं ज्यादा पार्ट नहीं बनाऊंगी केमिस्ट्री और फिजिक्स के। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा लंबी वीडियो बना करके 2 या 3 लेक्चर में खत्म कर दें, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मेरा लेक्चर कैसा लगा आप फीडबैक जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।